कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई में आप सभी को मजा भी आ रहा होगा। आ रहा है ना बच्चों? तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या सीखेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9वीं में गणित के पाठ त्रिभुज को पढ़ेंगे, यानी ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में एक नया पाठ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम विज्ञान में नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट को पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में एक नया पार्ट निर्माण उद्योग की शुरुआत करेंगे। बच्चों, आप सभी को याद तो है ना कि एपिसोड देखने के बाद अपने अपने पाठ्य पुस्तक से जरूर पढ़ना होता है और कोई दिक्कत आए तो उन्नयन ऐप पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों, गणित जैसे विषय में तो सवाल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी किताब से सवाल नहीं बनाएंगे तो कुछ भी पढ़ाया हुआ सफल नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाइए। किताब से भी पाठ को जरूर पढ़िए और अभी के लिए अपना कॉपी और कलम ले लीजिए और तैयार हो जाइए। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय त्रिभुज का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था त्रिभुज के कुछ गुण। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। त्रिभुजों की सर्वांग समता ज्ञात करने के लिए हमारे पास 5 कसौटियां हैं। अभी तक हमने हमारे पिछले अध्यायों में 3 कसौटियां जानी है, SAS सर्वांग समता नियम, ASA सर्वांग समता नियम और AAS सर्वांग समता नियम। आज हम जानेंगे SSS सर्वांग समता नियम और RHS सर्वांग समता नियम। तो चलिए शुरू करते हैं हम SSS सर्वांग समता नियम से, जो कि हमारा प्रमेय 7.4 है, जो कि कहता है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी कि हम दो त्रिभुज को सर्वांग सम तब कह सकते हैं जब पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होगी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के। आइए उदाहरण से समझते हैं इसे। ये है एक त्रिभुज ABC जिसकी तीनों भुजाओं का माप 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। और दूसरी त्रिभुज है DEF जिसकी भी तीनों भुजाओं का माप 3.5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है SSS सर्वांग समता नियम के द्वारा, क्योंकि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रमेय की ओर, जो कि है प्रमेय 7.5 RHS सर्वांग समता नियम, जो कहती है यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि RHS का अर्थ है समकोण यानी कि राइट एंगल, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज और भुजा यानी कि साइड, जिससे कि RHS बना है। इस सर्वांग समता नियम के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होंगे जब दोनों त्रिभुज समकोण होंगे और एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर होगा। आइए उदाहरण से इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। ये रहे दो त्रिभुज और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको प्राप्त होगा कि यह दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ये देखिए, कोण B और कोण Q बराबर है 90 डिग्री के, यानी कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है।
अब हमें देखना है कि क्या पहले त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर है। चलिए देखते हैं। पहले त्रिभुज का कर्ण का माप हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर और यही माप है दूसरे त्रिभुज के कर्ण का भी, यानी कि पहले त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर है। अब हम देखेंगे पहले त्रिभुज की भुजा का माप हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर और यही माप है दूसरे त्रिभुज की भुजा का भी। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कि दोनों त्रिभुज की भुजा का माप भी बराबर है। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है आरएचएस सर्वांग समता नियम के अनुसार। तो इस तरह हमने और दो कसौटियां जान ली त्रिभुजों की सर्वांग समता की, एसएसएस सर्वांग समता नियम और दूसरा आरएचएस सर्वांग समता नियम। चलिए अब हम बढ़ते हैं इन पर आधारित प्रश्नों की ओर। हमारा दिया हुआ प्रश्न है, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं L और M से समदूरस्थ एक बिंदु P है। देखिए आकृति, दर्शाइए कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समविभाजित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि रेखाएं L और M परस्पर A पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं रेखा L पर PB लंब है और रेखा M पर PC लंब है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि PB बराबर है PC के। यहाँ पर हमें यह दर्शाना है कि कोण PAB बराबर है कोण PAC के, और यह हम तभी दर्शा सकते हैं जब हमें यह प्राप्त हो जाए कि त्रिभुज PAB और त्रिभुज PAC सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज PAB में और त्रिभुज PAC में। इन दोनों त्रिभुज में जो हमें पहली स्थिति प्राप्त हो रही है वो है PB बराबर PC, जो कि इस प्रश्न में हमें दिया भी गया है। दूसरी स्थिति है कोण PB बराबर है कोण PCA के, जो कि बराबर है 90 डिग्री के, और यह भी हमें इस प्रश्न में दिया गया है। तीसरी स्थिति है कि PA इन दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो यह जो तीन स्थिति हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है, उन तीनों स्थिति के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज PAB सर्वांगसम है त्रिभुज PAC के आरएचएस नियम के द्वारा। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि कोण PAB बराबर है कोण PAC के CPCT के द्वारा। तो इस तरह हमने यह दर्शाया कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समविभाजित करती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति, यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। दूसरा है त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। तीसरा है AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। और चौथा है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। सबसे पहले हमें इस प्रश्न में यह दर्शाना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। इसे दर्शाने के लिए हम सबसे पहले विचार करेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पर देखिए ये है त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। इन दोनों त्रिभुज में हमें जो पहली स्थिति प्राप्त हो रही है वो है कि AB बराबर है AC के, जो कि हमें इस प्रश्न में दिया भी गया है। उसी प्रकार AD इन दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। और तीसरी स्थिति है कि BD बराबर है DC के, जो कि हमें इस प्रश्न में दिया गया था कि त्रिभुज BDC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से हमें जो तीन स्थिति प्राप्त हुई है, इससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, और यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं SSS नियम द्वारा। तो इस तरह हमने इस प्रश्न का पहला भाग सिद्ध कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जिसमें हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के।
इसे दर्शाने के लिए हमें चाहिए होगा कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो त्रिभुज ACD के, और ये हमने अभी अभी ही सिद्ध किया है। अगर त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि कोण BAD बराबर है कोण CAD के CPCT के द्वारा। चलिए अब हम देखेंगे त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में। इन दोनों त्रिभुज में हमें जो पहली स्थिति प्राप्त हो रही है वो है कि AP बराबर है AC के, जो कि इस प्रश्न में हमें दिया गया है। दूसरी स्थिति जो प्राप्त हो रही है वो है कि AP इन दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। और तीसरी स्थिति जो हमें यहाँ प्राप्त हो रही है वो है कि कोण BAP बराबर है कोण CAP के, और यह भी बराबर हो रहा है CPCT से। तो यहाँ पर हमें जो तीनों स्थिति प्राप्त हुई है उससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के, और यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रही हैं SAS सर्वांगसमता नियम के द्वारा। तो इस तरह हमने इस प्रश्न का दूसरा भाग भी सिद्ध कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के तीसरे भाग की ओर, जिसमें हमें दर्शाना है कि AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के CPCT के द्वारा, और कोण BDA बराबर होगा कोण CDA के, ये भी बराबर हो रहे हैं CPCT के द्वारा। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे इस प्रश्न के चौथे भाग की ओर, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अभी सिद्ध किया कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कि BP बराबर है CP के CPCT के द्वारा, और इसी तरह कोण BPA बराबर है कोण CPA के CPCT के द्वारा। और जब हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि कोण BPA बराबर है कोण CPA के, तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि कोण BPA योग कोण CPA बराबर है 180 डिग्री के, क्योंकि यह रैखिक युग्म है। यहाँ पर अब हम कोण BPA की जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे कोण CPA। जब हमने BPA की जगह पर CPA को प्रतिस्थापित किया तो हमें प्राप्त हो रहा है कोण CPA योग कोण CPA बराबर 180 डिग्री, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणे कोण CPA बराबर 180 डिग्री, जिसे हम प्रायः और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कोण CPA बराबर 180 डिग्री बटे 2 यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कि कोण CPA बराबर है 90 डिग्री के, और अगर कोण CPA बराबर हो गया है 90 डिग्री के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AP लंब है BC पर, और यदि AP लंब है BC पर तो हम यह भी कह सकते हैं कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, क्योंकि BP बराबर है CP के। तो इस तरह आपने देखा कि हम प्रमेय और सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके किस तरह प्रश्नों को हल करते हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 7 भारत के पड़ोसी देश पे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इसके भाग 1 से। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के परिचय पे और भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अध्याय भारत के पड़ोसी देश से, और स्टार्टिंग में चर्चा करते हैं हम भारत के परिचय से। दोस्तों, भारत एक
लंबी भूमि, सीमांत और तटीय क्षेत्र है। भारत ने तटस्थता और गैर भागीदारी की एक विदेश नीति अपनाई है। दोस्तों, यह पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका के साथ सीमाएं साझा करता है, अर्थात इनके बॉर्डर एक दूसरे से सटे हुए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, भारत और आसियान देशों के साथ भारत का सौहार्दपूर्ण संबंध है। मित्रों, आसियान अर्थात ASEAN, जिसका फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोस्तों, इसका गठन 8 अगस्त 1967 में हुआ था और इसमें 10 देश शामिल हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड आदि। मित्रों, 1995 में उन्हें एक पूर्ण संवाद भागीदार बनाया गया और आसियान देशों के साथ उनके संबंध में सुधार हुआ। दोस्तों, मनीला में सन 1998 में आसियान क्षेत्रीय मंच सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए अपने अध्याय भारत के पड़ोसी देश की चर्चा को जारी रखेंगे और अब हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं। तो दोस्तों, भारत के मुख्य पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका है, जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश नेपाल से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है और यहाँ पे अन्य देशों की तरह आने जाने में वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, चूंकि यह देश चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे मध्य स्थल देश के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, जब हम चर्चा करेंगे इसकी ग्लोब पे उपस्थिति की, तो नेपाल 26.20 एवं 30 डिग्री 10 उत्तरी अक्षांश पे और 80 डिग्री 15 एवं 88 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा नेपाल पे जारी रखेंगे। दोस्तों, नेपाल के पूर्व में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तराखंड तथा दक्षिण में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य स्थित हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं नेपाल की महानता की, तो नेपाल गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। मित्रों, नेपाल की राजधानी काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है, जो कि हिंदुओं की महान तीर्थ स्थल में आता है और इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। मित्रों, मौर्य के शासनकाल में बौद्ध संस्कृति के मुख्य केंद्र लुम्बानी नेपाल में ही स्थित है। दोस्तों, नेपाल का कुल क्षेत्रफल 14,797 किलोमीटर है और दोस्तों, वर्ष 2005 में नेपाल की कुल आबादी 2.76 करोड़
थी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश नेपाल की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे नेपाल की संरचना और स्थलाकृति के बारे में। दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही नेपाल की संरचना का संबंध है, अर्थात नेपाल की संरचना हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित है। मित्रों, अवसादी चट्टानों के भूदाब के कारण वलन से बने भू आकृति नेपाल की विशेषता है। मित्रों, जहां धरातल के पास मुलायम चट्टान तथा धरातल के नीचे कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। मित्रों, नेपाल में ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने पड़ोसी देश नेपाल की संरचना और स्थलाकृति की चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, नेपाल की संरचना और स्थलाकृति के आधार पे नेपाल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश, जो देश के दक्षिण भाग में भारत की सीमा से सटा हुआ है। दूसरा भाग है मध्य की पहाड़ी प्रदेश और तीसरा भाग है हिमालय श्रेणी का प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इन सभी की चर्चा थोड़ी डिटेल में करते हैं। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं नेपाल की संरचना और स्थलाकृति के बारे में। दोस्तों, नेपाल की स्थलाकृति का पहला आधार है दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश। मित्रों, यह दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश देश के दक्षिण भाग में भारत की सीमा से सटा हुआ है। मित्रों, इस भाग की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अपने पड़ोसी देश नेपाल की संरचना और स्थलाकृति की चर्चा को जारी रखते हुए इसकी संरचना की दूसरी आधार मध्य की पहाड़ी प्रदेश को देखते हैं। दोस्तों, मध्य की पहाड़ी प्रदेश, जिसमें महाभारत लेक तथा चूरे की पहाड़ियां सम्मिलित हैं, अर्थात इसी क्षेत्र में स्थित है। मित्रों, यह भाग समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर तक ऊंचाई पे स्थित है। दोस्तों, इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो शंकुधारी वृक्षों से भरे पड़े हुए हैं। मित्रों, इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में शिवालिक की पहाड़ी है। यहाँ अनेक घाटियां हैं, जिसमें काठमांडू की घाटी अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश के नेपाल की आकृति और स्थलाकृति की चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, अब हम इसकी स्थलाकृति की तीसरी आधार हिमालय श्रेणी के प्रदेश पे चर्चा करेंगे। मित्रों, यह प्रदेश नेपाल के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं जो पर्वतारोहियों को आकर्षित करते हैं। मित्रों, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, इसी क्षेत्र में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश नेपाल की संरचना और स्थलाकृति का आधार हिमालय श्रेणी के प्रदेश की चर्चा जारी रखते हैं। दोस्तों, नेपाल में माउंट एवरेस्ट की चोटी को जहां के स्थानीय लोग सागरमाथा के नाम से भी पुकारते हैं। मित्रों, इस क्षेत्र में अनेक प्रसिद्ध पर्वत स्थित हैं, जैसे मकाऊ जिसकी ऊंचाई है 8,463 मीटर, मैंजून जिसकी ऊंचाई है 7,139 मीटर और गौरी शंकर जिसकी ऊंचाई है 7,134 मीटर स्थित है। दोस्तों, जहां पे सभी पर्वत शिखर पूरे साल हिम से ढके हुए होते हैं। मित्रों, नेपाल के अन्य शिखरों में अन्नपूर्णा, धौलागिरी और नेप्यू मुख्य हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने भारत के पड़ोसी देश नेपाल की जलवायु विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, नेपाल की जलवायु शीत प्रधान है, अर्थात नेपाल में शीत ऋतु ज्यादा देखी जाती है। दोस्तों, जहां की जलवायु यहाँ की भू आकृतियों से प्रभावित है। मित्रों, दक्षिण के तराई वाले भाग को छोड़ के सभी स्थानों पे तापमान कम रहता है, क्योंकि 75% भूभाग की ऊंचाई समुद्र तल से काफी ऊंचा है। दोस्तों, नेपाल में औसत वर्ष का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। मित्रों, काठमांडू का तापमान सर्दियों में 2 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने पड़ोसी देश नेपाल की जलवायु विशेषताओं पे चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, नेपाल में मार्च से अगस्त तक ग्रीष्म ऋतु तथा सितंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। मित्रों, इस देश में औसत वार्षिक वर्षा पूर्व में 200 सेंटीमीटर और पश्चिम में 100 सेंटीमीटर रहती है। मित्रों, इस देश के उत्तरी क्षेत्र में सर्दियों में बर्फबारी और ठंडी चक्रीय वर्षा भी देखी जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने पड़ोसी देश नेपाल के जल प्रवाह पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, नेपाल में पूर्व से पश्चिम 3 प्रमुख नदी तंत्र के क्रम हैं, जो कि है कोसी, गंडक तथा घाघरा। दोस्तों, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है, जो घाघरा की सहायक नदी तथा पश्चिम नेपाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, नेपाल में कोसी को सप्तकोशी और गंडक को नारायणी नाम से बुलाया जाता है। मित्रों, सभी नदियां जैसे कि कोसी, गंडक, घाघरा, ये सभी उत्तर से दक्षिण प्रभावित होके भारत की सीमा में प्रवेश करती है। ढलायु भूमि होने के कारण इन नदियों में तीव्र प्रभाव होती है, जिससे अपदन की समस्या बनी हुई है, परंतु जल विद्युत उत्पादन की भारी संभावना प्रदान करती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश नेपाल पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम नेपाल की मिट्टी
और वनस्पति की चर्चा करेंगे। दोस्तों, नेपाल की तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, निचले पर्वतीय ढालों पे लेटराइट और मध्य पर्वतीय प्रदेश में अनउपजाऊ पौड़जोड़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश नेपाल पे चर्चा को जारी रखते हुए हम इसकी मिट्टी और वनस्पति की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, 25.4% नेपाल भूमि वन के रूप में फैली हुई है, जबकि केवल 13% ही चारागाह के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन एवं मॉनसूनी वन पाए जाते हैं। मित्रों, सदाबहार चौड़ी पत्तियों के वन 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश नेपाल की मिट्टी और वनस्पति की चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, सदाबहार चौड़ी पत्तियों के वन के ऊपर सदाबहार संकरा फैला वन है, जो 2400 से 4000 मीटर के ऊंचाई पे पाया जाता है। मित्रों, इसके ऊपर पहाड़ी चारागाह मैदान पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल की कृषि पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, नेपाल में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मुख्य व्यवसाय में आता है। दोस्तों, नेपाल में खेती कुल भूमि के 18% पे की जाती है, जहां मुख्य अनाज में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि है, तथा यहाँ की व्यावसायिक फसल में जूट, गन्ना, फल, तंबाकू, चाय तथा कपास मुख्य है। दोस्तों, नेपाल में देश के कुल कृषि उत्पादन का 70% भाग अकेले पूर्वी तराई प्रदेश से आता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश नेपाल की खनन एवं उद्योग तथा अर्थव्यवस्था पे इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। दोस्तों, नेपाल में खनिज का अभाव है। मित्रों, अच्छे अवसर के बावजूद देश में जल विद्युत विकास का भी अभाव देखा जाता है। मित्रों, जब हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल औद्योगिक दृष्टि से एक विकसित देश में नहीं आता है। दोस्तों, अभ्रक यहाँ की मुख्य खनिज है और कम मात्रा में यहाँ पे लिग्नाइट, तांबा, कोलबोट आदि भी मिलते हैं। दोस्तों, निरंतर खेती और वन संबंधी उद्योग यहाँ निरंतर विकसित किए जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चमड़ा, वनस्पति तेल, तंबाकू, दिया सलाई, कागज इत्यादि का निर्माण होता है। दोस्तों, सीमेंट तथा कृषि उपकरण भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। मित्रों, नेपाल में पर्यटन उद्योग बहुत विकसित है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए भारत के पड़ोसी देश नेपाल की व्यापार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, नेपाल का व्यापार खनन एवं उद्योग में हो रही वृद्धि के कारण नेपाल के विदेश व्यापार
और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रही है। मित्रों, मुख्यतः भारत, बांग्लादेश, चीन तथा भूटान के साथ ही नेपाल का व्यापार होता है। दोस्तों, ये मुख्य रूप से कपास तथा ऊनी कपड़े, खाद्यान्न और आयुर्वेदिक उत्पादन निर्यात करते हैं। दोस्तों, जहां पे भारी मशीनें, बिजली के सामान तथा वाहनों का आयात किया जाता है। दोस्तों, व्यवसाय के लिए वे भारत के बंदरगाह पे आश्रित हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे जहां पर हम जानने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मस्तिष्क को समझते हुए। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जहां हमने जाना था कि मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग होता है हमारा अग्रिम मस्तिष्क, जो हमारे आगे का मस्तिष्क होता है। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क और उसके बाद आता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। तो हमने ब्रेन को यानी कि हमारे मस्तिष्क को इन 3 भागों में बांटा हुआ है। अब ये किस तरीके से काम करती हैं, इससे पहले हम समझेंगे कि ये ब्रेन बना किस चीज़ों से होता है। तो आपने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, न्यूरॉन। दरअसल जो हमारा मस्तिष्क होता है ये न्यूरॉन के जाल से बना हुआ होता है और यहाँ पर जितने भी काम होते हैं वो न्यूरॉन की मदद से होते हैं। तो चलिए एक बार न्यूरॉन को फिर से समझ लेते हैं। ये है हमारा न्यूरॉन। ये डायग्राम तो आपको याद ही होगा, आप पिछली कक्षाओं में से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसे हम कहते हैं केंद्रक, जहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होता है। ये होता है हमारा द्रुमिका। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी बॉडी होती है वो आती है, जिसे हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। और उसके बाद आता है तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा, जहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। अब ये किस तरीके से मदद करता है ब्रेन को किसी चीज़ को बताने में। दरअसल ये क्या करता है, ये विद्युत की फॉर्म में किसी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। तो चलिए समझते हैं ऐसा कैसे होता है। सबसे पहले द्रुमिका क्या करती है, वो सेंस करती है, किसी चीज़ के बारे में पता करती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, तो जो द्रुमिका होगी वो पता कर लेगी कि आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ है। और जैसे ही वो ऐसे पता करेगी तो वो एक विद्युत की पल्स जनरेट करेगी, यानी कि बनाएगी, जो उसके बाद वहाँ से तंत्रिकाक्ष के पास जाएगा और वहाँ से होते हुए अंतिम सिरे तक पहुँचेगा। अब अंतिम सिरे और दूसरे जो हमारा न्यूरॉन है उसके बीच में एक खाली जगह होती है जिसे कहते हैं सिनेप्स। अब अंतिम सिरा जो होता है वहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक पहुँचेगी तो उससे क्या होगा, जो सिनेप्स होगा वहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं होंगी जिससे सिनेप्स के अंदर आयन बनेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं आयन की मदद से जो विद्युत होता है वो आगे जा सकता है। तो इस सिनेप्स में जो आयन बने हैं वो विद्युत को फिर अगली द्रुमिका के पास पहुंचा देंगे और ऐसे ही अगली द्रुमिका से दूसरी द्रुमिका और ऐसे ही जो पूरा का पूरा जाल बना हुआ है न्यूरॉन का, उस सब में जो वो विद्युत है वो पहुंच जाएगा और उससे जो हमारा दिमाग है यानी कि मस्तिष्क है उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा न्यूरॉन होता है वो काम करता है। अब मस्तिष्क को समझना है, परंतु उससे पहले एक बार उसके प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं।
दरअसल हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत ही कमज़ोर अंग है, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। चलिए समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है। दरअसल जो हमारा मस्तिष्क है उसके आसपास हड्डियों का एक बॉक्स बना हुआ होता है, जिसे हम स्कल के नाम से या खोपड़ी के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, हमारा जो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क है इसे बाहर की किसी चीज़ से चोट लगने से बचाता है। ऐसे ही जो हमारा मेरुरज्जु है वो भी बहुत कमज़ोर होता है, तो उसके आसपास कोशेरु कंडक होता है, जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम हड्डियों का एक गुच्छा होता है, वहीं पर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर होता है, और वर्टिब्रल कॉलम उसे बचाता है बाहर की किसी चीज़ से चोट लगने से। परंतु ये दोनों ही इतने कमज़ोर होते हैं कि इन हड्डियों से टकरा कर भी इन्हें चोट लग सकती है। तो इनके पास जो ये हड्डियों की प्रोटेक्शन है, दरअसल इन्हें इससे भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये कैसे होगा? दरअसल जो ब्रेन होता है और जो हमारा स्कल होता है यानी कि जो हमारी खोपड़ी होती है, उनके बीच में एक 3 लेयर वाली मेनिंगिस की परत होती है। मेनिंगिस एक उत्तक होता है जो ब्रेन को चोट लगने से बचाता है। यहाँ पर जो मेनिंजिस होता है और जो ब्रेन होता है उसके बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है, जिसे हम CSF के नाम से जानते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो का यहाँ पर मतलब है हमारा सेरिब्रम, जो कि हमारे ब्रेन को दर्शाता है। वहीं पर स्पाइनल का मतलब है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे मेरुरज्जु को दर्शाता है, और F से फ्लूइड यानी कि द्रव। तो यहाँ पर क्या होता है, बाहर एक स्किन है जिसके अंदर द्रव भरा हुआ है और उसके अंदर ब्रेन है। तो ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है और इससे ब्रेन को कोई चोट वगैरह नहीं लगती है। तो इस तरीके से हमारा मस्तिष्क प्रोटेक्टेड रहता है। चलिए अब समझते हैं कि हमारा मस्तिष्क काम कैसे करता है। मस्तिष्क को जैसा कि हम जानते हैं हमने 3 भागों में बांटा है। पहला होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, जिसे हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, जिसे हम मिड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क, जो कि हमारा मस्तिष्क पीछे की तरफ होता है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं अग्रिम मस्तिष्क को समझते हुए, जिसे हम इंग्लिश में फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग है वो है अग्रिम मस्तिष्क। आप जितनी भी चीज़ें सोचते हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो मेमोरी है, जो आपने पहले से सोच रखा है, जो आप आगे सोच रहे हैं, ये सारा का सारा काम कहाँ होता है, हमारे फोर ब्रेन में यानी कि अग्रिम मस्तिष्क में होता है। इसके अलावा विभिन्न ग्रंथि से जो संवेदी सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तो वो सारी की सारी सूचनाएं भी हमारे अग्रिम मस्तिष्क में ही आती हैं। जैसे कि आप कुछ देखते हैं या आप कुछ सुनते हैं, जो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, उन सब का कंट्रोल कहाँ होता है, अग्रिम मस्तिष्क में। इसके अलावा इसके पास कुछ अलग कंट्रोल भी होते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, आप जब खाना खा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है आपका पेट भर गया है। तो ये कैसे पता चलता है, इसके लिए जो आपके पास ग्रंथि है, ये इसका भी कंट्रोल कहाँ होता है, हमारे अग्रिम मस्तिष्क में होता है। उसके अलावा जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो अग्रिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। जैसे कि आप खुद चल सकते हैं, आप अपना हाथ उठा सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं वो सारा का सारा कहाँ होता है, अग्रिम मस्तिष्क में। तो वो सारी चीज़ें जिन्हें हम कंट्रोल खुद से नहीं कर सकते वो कहाँ कंट्रोल होती हैं। जैसे कि जो हमारी पुतली का साइज़ होता है वो अपने आप बढ़ता या छोटा होता रहता है, हमारी दिल की धड़कनें अपने आप होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, इन्हें कंट्रोल करता है हमारा मध्य मस्तिष्क और हमारा पश्चिम मस्तिष्क। तो चलिए समझते हैं इसको। दरअसल जो हमारा मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क होता है, यहाँ पर सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। उसके अलावा चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल को उठाना, ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित एक भाग है अनुमस्तिष्क, उसके द्वारा ये संभव है, जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं सेरिबेलम जहाँ लिखा हुआ है, दरअसल सेरिबेलम जो है उसे ही अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। ये हमारी बॉडी में बैलेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप अगर खड़े होते हैं तो उसके लिए आपको बैलेंस चाहिए, वो आपको मिलता है अनुमस्तिष्क की मदद से। यहाँ पर जो आप सेरिबेलम देख रहे हैं इसे ही अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, और ये हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। और इसीलिए कहा जाता है जब भी आप किसी बच्चे की केयर करें तो उसके सिर के पीछे का जो भाग है वहाँ पर चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के बैलेंस के लिए उत्तरदायी होता है, और अगर उसे थोड़ा सा भी डैमेज होगा तो हमारा बैलेंस खराब हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा वापस से खड़ा ही ना हो पाए। तो इसलिए जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है उसकी केयर करनी चाहिए। डेली टेस्ट 3। पहला प्रश्न,
शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क के मेडुला में, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क के मेडुला में, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला में एंड ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी के मेडुला में। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ऐच्छिक है? ऑप्शन ए चबाना, ऑप्शन बी उल्टी, ऑप्शन सी पाचन एंड ऑप्शन डी दिल की धड़कन। तीसरा प्रश्न, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका जंक्शन, ऑप्शन बी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन सी तंत्रिका संयुक्त एंड ऑप्शन डी सिनैप्स। चौथा प्रश्न, विद्युत आवेग एक न्यूरॉन से यात्रा करता है। ऑप्शन ए ध्रुमिका से तंत्रिका कक्ष, वहां से कोशिका काय और वहां से अंतिम शिरा, ऑप्शन बी कोशिका काय, ध्रुमिका, तंत्रिका कक्ष, अंतिम सिरा, ऑप्शन सी ध्रुमिका, कोशिका काय, तंत्रिका कक्ष, अंतिम सिरा एंड ऑप्शन डी ध्रुमिका, तंत्रिका कक्ष, कोशिका काय और अंतिम शिरा। पांचवा प्रश्न, सिनैप्स में रासायनिक संकेत डैश से डैश तक जाते हैं। ऑप्शन ए अंतिम सिरा से तंत्रिका कक्ष, ऑप्शन बी कोशिका काय से ध्रुमिका, ऑप्शन सी ध्रुमिका से कोशिका काय एंड ऑप्शन डी अंतिम सिरा से ध्रुमिका। सही उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी एंड पांचवें का डी। नमस्कार दोस्तों, आज हम निर्माण उद्योग नामक अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने उद्योगों का वर्गीकरण करते हुए उद्योगों के कुछ प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ खनिज आधारित उद्योगों की चर्चा करते हैं, जिनके अंतर्गत लौह और इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, रासायनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग तथा सीमेंट उद्योग की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर हैं, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इनमें सबसे पहले बात करेंगे लौह और इस्पात उद्योग की। लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी एवं हल्के तथा मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। इसे अन्य उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। भारतवासियों को लोहा बनाने की कला ईसा से हजारों वर्ष पहले से आती थी। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ देश में निर्मित लोहे की गुणवत्ता का सटीक प्रमाण है। दोस्तों, देश में लोहे का पहला कारखाना 1830 में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, परंतु स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों की कमी के कारण इसे बंद करना पड़ा। इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। इस समय भारत में 10 बड़े और 200 छोटे इस्पात संयंत्र हैं। दोस्तों, लौह इस्पात के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर पठार में स्थापित हुए हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं। आज उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण तथा उद्यमों के प्रयत्न ने इन उद्योगों को बढ़ावा दिया है। आइए अब बात करते हैं एल्यूमीनियम उद्योग की। दोस्तों, यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। यह लचीला, हल्का, जंगरोधी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका अयस्क बॉक्साइड है। इसका प्रयोग हवाई जहाज बनाने, बर्तन इत्यादि उद्योगों में तथा तार इत्यादि बनाने में किया जाता है। आज इसकी लोकप्रियता इसलिए और भी बढ़ रही है क्योंकि यह कई उद्योगों में इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। दोस्तों, 1 टन एल्यूमीनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइड तथा 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है। आज देश में 8 प्रमुख एल्यूमीनियम संयंत्र हैं, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। आइए बात करते हैं तांबा प्रगलन उद्योग की। भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर
झारखंड राज्य में स्थापित किया गया था। दोस्तों, सन 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत में एकमात्र तांबा उत्पादन संस्थान है। इसके 2 केंद्र हैं, एक पूर्वी सिंहभूम जिले में तथा दूसरा झारखंड के झुंझुनू जिले में खेतड़ी नामक स्थान पर स्थित है। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर है। भारत 43,000 टन तांबा ब्लिस्टर उत्पादित करता है। इससे देश की केवल 50% आवश्यकता की पूर्ति होती है। शेष 50% तांबा जाम्बिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से आयात करना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं रासायनिक उद्योगों की। रासायनिक उद्योग देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह आकार में विश्व का 12वां तथा एशिया में तीसरा स्थान रखता है। इस उद्योग का देश में तेजी से विकास हो रहा है। दोस्तों, हमें यह जानना चाहिए कि भारतीय अकार्बनिक रसायनों के अंतर्गत गंधक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड, क्षारित सामग्री, सोडा ऐश तथा कास्टिक सोडा आते हैं। इनका उपयोग कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक की वस्तुएं, रंग रोगन तथा औषधियों के निर्माण में किया जाता है। औषधियों के उत्पादन में भारत विकासशील देशों में अग्रणी है। निर्यात में इसका 14% योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 3% है। आइए अब बात करते हैं उर्वरक उद्योग की। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए उर्वरक का उपयोग करना अनिवार्य है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ी है, जिसमें भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के मार्ग प्रशस्त हुए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। आवास निर्माण एवं देश के ढांचागत क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है। दोस्तों, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे चूना पत्थर, कोयला, एल्यूमीनियम तथा जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसलिए यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है, अर्थात जहाँ पर ये चीज़ें आसानी से मिल जाते हैं वहीं पर सीमेंट उद्योग स्थापित किए जाते हैं। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। आज देश में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 1683 लाख टन है। इस समय देश में प्रतिवर्ष 20 करोड़ से अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम है, अतः दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों में इसकी बहुत अधिक मांग है।